अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब आरोपियों की संपत्तियों तक पहुंच गया है। हमने अपने पिछले शो में भी बताया था कि इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 8 लोगों के नाम सामने आए। इन सभी पर आरोप है कि वे मंदिर में आए दान और कैश काउंटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी करने में शामिल थे। नमस्कार, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजरबस्तु शो। बुलडोजर एक्शन की बात आखिर सिर्फ लवकुश मिश्रा के घर पर ही क्यों हो रही है? लवकुश मिश्रा उन लोगों में शामिल है जिन्हें राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले स्टाफ का हिस्सा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जिस मकान पर कार्रवाई की बात हो रही है उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर है। इस मकान की जमीन 16 अक्टूबर 2025 को खरीदी गई थी। दस्तावेजों के अनुसार रजिस्ट्री में इसकी कीमत लगभग 8.8 लाख रुपए दर्ज की गई, लेकिन मौजूदा बाजार मूल्य करीब 25 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसी जमीन पर 2 मंजिला मकान का निर्माण चल रहा था। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने इसी जमीन पर 2 मंजिला मकान का निर्माण चल रहा था। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस निर्माणाधीन मकान को नोटिस जारी किया। प्राधिकरण ने पूछा कि क्या इस भवन का स्वीकृत नक्शा मौजूद है। यदि 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए या निर्माण अवैध पाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। लवकुश मिश्रा पर शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वो पहले एक गैराज में सीट कवर बनाने का काम करता था और उसकी आय सीमित थी, लेकिन मंदिर में चढ़ावे की गिनती से जुड़ने के बाद उसके रहन सहन और संपत्ति में तेजी से बदलाव देखने को मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसके पैतृक घर से पहले उपलों के ढेर में छिपाए गए लाखों रुपए भी बरामद किए गए। अब समझते हैं कि चोरी का कैश शौचालय में क्यों रखा जाता था, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कथित चोरी आखिर होती कैसे थी। हमने 28 जून के दी बजरबट्टू शो में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की। अब जांच में कुछ नई बातें भी सामने आई। आरोप है कि यह काम न तो अचानक हुआ, न ही किसी एक व्यक्ति ने अकेले किया। मंदिर के डोनेशन काउंटिंग रूम में काम करने वाले लोगों ने पूरी तरीके से इसको पहले समझा कि कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहां उनका ब्लाइंड स्पॉट है, कौन किस समय आता जाता है और कैश का मूवमेंट कैसे होता है। इन सभी बातों पर बारीकी से नजर रखी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब चढ़ावे की गिनती होती थी तब एक आरोपी कैश निकालता था और बाकी लोग उसके चारों ओर इस तरह खड़े हो जाते थे कि सीसीटीवी कैमरे का दृश्य पूरी तरीके से ढक जाए, यानी एक तरीके से ह्यूमन शील्ड बनाकर कथित चोरी को कैमरे से छिपाया जाता था। इसके बाद चोरी किए गए पैसों को तुरंत बाहर नहीं ले जाया जाता था। अब समझते हैं कि इसमें शौचालय का एंगल क्या था। रिपोर्ट्स के अनुसार चोरी किया गया कैश पहले मंदिर परिसर के भीतर बने शौचालय में छिपाया जाता था। बाद में मौका मिलने पर उसे छोटी छोटी किश्तों में बाहर निकाला जाता ताकि सुरक्षा कर्मियों को किसी तरीके का कोई शक न हो। एनडीटीवी की रिपोर्ट में एक और तरीका बताया गया। आरोप है कि कैश के बंडलों में अतिरिक्त नोट रख दिए जाते थे। गिनती के दौरान बंडलों की संख्या के आधार पर वाउचर तैयार होता था, लेकिन बैंक ले जाते वक्त उन्हीं बंडलों में से अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे। इस तरह कागजों में पूरी गिनती सही दिखाई देती थी, जबकि वास्तविक रकम में हेराफेरी हो चुकी होती थी। आखिर यह सब सामने कैसे आया? जांच में अविनाश शुक्ला का नाम सबसे अहम आरोपियों में सामने आया है। पुलिस ने अदालत की अनुमति मिलने के बाद उससे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उसने कथित तौर पर बताया कि चोरी का पैसा पहले वॉशरूम में छिपाया जाता था और बाद में बाहर निकाला जाता था। उसने ये भी दावा किया कि डोनेशन काउंटिंग रूम की एक चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी, जबकि दूसरी चाबी कर्मचारियों के पास होता था। अब समझते हैं कि चंपत राय ने क्यों कहा था कि मेरी कोई भूमिका नहीं है। टिन्नू ने गलत किया। पुलिस ने इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से 29 जून को करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। इस दौरान चढ़ावे के प्रबंधन, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों, डोनेशन काउंटिंग सिस्टम, शिकायतों पर की गई कार्रवाई और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े कई सवाल उनसे पूछे गए। पूछताछ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि चंपत राय ने कथित चोरी और हेराफेरी में अपनी किसी भी प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि जैसे ही उन्हें चढ़ावे में गड़बड़ी की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत सक्रिय होकर के संदिग्धों को पकड़वाने में सहयोग किया और एफआईआर दर्ज कराई।
हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि चढ़ावे की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी उनकी थी। यानी उन्होंने किसी भी आपराधिक भूमिका से साफ इनकार किया, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी से पूरी तरह के पीछे नहीं हटे। इस बयान की सबसे महत्वपूर्ण बात टिन्नू यादव को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि टिन्नू ने गलत किया, मेरी कोई भूमिका नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि टिन्नू यादव लंबे समय से मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और उन्हें उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार दान पात्र की एक चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी, जबकि दान पात्र बैंक कर्मचारियों और अन्य अधिकृत लोगों की मौजूदगी में खोले जाते थे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 जुलाई से 3 दिवसीय आधिकारिक भारत के दौरे पर है। ये उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का पहला दौरा है, जहां वो 16वें इंडिया जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेने आई। 2 जुलाई को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, धातु यानी कि मेटल, ऊर्जा, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस बैठक से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला फायदा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले दशक में भारत में जापानी निवेश को 10 ट्रिलियन येन से अधिक तक ले जाने और भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फायदा टेक्नोलॉजी सेक्टर। रॉयटर्स के अनुसार दोनों देशों ने एआई, एनर्जी रेजिलियंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर सहमति जताई। इनका मतलब ये हुआ कि जापान की अत्याधुनिक तकनीक जो है और भारत की जो मजबूत सॉफ्टवेयर क्षमता है, दोनों मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर पैदा कर सकती है। तीसरा फायदा रक्षा सहयोग। भारत और जापान ने अपने पहले डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और अधिक मजबूत होने की संभावना है। चौथा फायदा सप्लाई चेन सुरक्षा। आज पूरी दुनिया चीन पर अत्यधिक निर्भर सप्लाई चेन का विकल्प तलाश रही है। ऐसे समय में जापान की पूंजी और अत्याधुनिक तकनीक भारत के विशाल बाजार और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पूर्वोत्तर भारत को भी लाभ होगा। यह दौरा पूर्वोत्तर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जापान पहले से ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं में भारत का प्रमुख साझेदार रहा है। ऐसे में इस सहयोग के और अधिक मजबूत होने की संभावना है। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी खबर। क्या थलपति विजय की पार्टी टीवीके के 15 विधायक खरीदकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कथित साजिश नाकाम कर दी गई है? पूरा मामला क्या है, पहले वो समझते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में ये मामला कथित तौर पर विधायकों को पैसे देकर के उनका समर्थन बदलवाने की कोशिश से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री थलपति विजय की टीवीके सरकार को अस्थिर करने के लिए उनकी पार्टी के करीब 15 विधायकों को निशाना बनाया गया। योजना ये थी कि या तो इन विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलवा दिया जाए या फिर विधानसभा में स्पीकर जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव पर सरकार के विरुद्ध मतदान करने के लिए तैयार किया जाए। मामला तब सामने आया जब टीवीके विधायक एन इलैयाराजा ने चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि आईपीडीएस यानी कि इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज नाम की एक कंसल्टेंसी या पॉलिटिकल पोलिंग फर्म से जुड़े एक व्यक्ति ने उन्हें स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के बदले 35 करोड़ रुपए की पेशकश की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्हें और उनके परिवार को धमकियां भी दी गई। हालांकि फिलहाल ये सभी आरोप हैं और इसकी पुष्टि अदालत में होना भी बाकी है। आज के दी बजट बट्टू शो में बस इतना ही है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।